हेलो गाइस, वेलकम टू माय पार्ट 4 वीडियो। तो मैं आपको पता है इतने दिन हो गए क्यों नहीं बना पा रही थी वीडियोस, क्योंकि ना हमारे क्लिनिकल शुरू हो गए थे कॉलेज में। तो वहाँ जाती थी सुबह 8 बजे, मतलब 6:30 बजे उठी थी मैं। ठीक है, 6:30 बजे उठ के फिर 7 बजे तक नहाओ धो, उसके बाद ब्रश करो, फिर भगवान का नाम लो, पूजा करो। ठीक है, उसके बाद कपड़े जो स्कूल वाले वो कॉलेज वाले वो पहनो, फिर एक्टिवा बाहर निकालो। इतनी देर में 7:30 हो जाती थी। आफ्टर दैट क्या करती थी मैं कि मैं कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाकर पहले अटेंडेंस लगती थी, उसके बाद हम कॉलेज जाते थे फॉर क्लिनिकल्स। ठीक है, तो क्लिनिकल्स में ज़्यादा तो मतलब हम कुछ नहीं करते। मतलब स्टार्टिंग जब हमारा पिछले महीने दिसंबर में नया नया शुरू हुआ था ना क्लिनिकल्स, तब बड़ा मजा आता था। तब मैं नई नई चीज़ें सीखेंगे। अब क्या हम बोर हो गए? बोर नहीं हो गए कह सकते, बट जो भी है, मतलब आपको पता आज एक पेशेंट आया हमारे वार्ड में जिसके हाथ कटे हुए, हाथ की उंगलियां कटी हुई। हमें इतना इमोशनल फील हुआ ना, है क्या यार ये लोग ऐसा क्यों करता है भगवान। पर चलो, कर्मा है ना, कहते नहीं कर्मा डिपेंड्स। ठीक है, यानी कि जो हम पहले हम कर्मा करते हैं, वो आदमी बूढ़ा था। पहले मैंने उनके फैमिली मेम्बर से पूछा तो वो कहते आज तक कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं इन्हें। क्यों? क्योंकि ये मांस काट खाते थे, बहुत कुछ खाते थे। पर जैसे ही मैंने सुना ना आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चोट लगी, तो कहते नहीं ये पहली चोट ही रहने लगी है। मुझे कहा ये तो कर्मा ही है भाई। देखो ना, पहले मांस को हम काट के खाते थे, आज उसी गाय ने उन्हें काट कर मतलब दे दिया। मतलब गाय नहीं, पता नहीं किसी जानवर का नाम ले रहे थे उसने। मुझे इतना बना कि दिस इज कॉल्ड कर्मा। इसे कर्मा कहते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है, मेरी जो वीडियो है उसकी स्पीड 1.5 या 1x 2x कर सुन लिया करो, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा स्लो बोलती हूँ, आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट with our chapter transport of gases. So with our chapter breathing and exchange of gases, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इसमें लिखा है ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब फिर बोलोगे कि दीदी वही डायग्राम, ये देखो ये वही वाली डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारी ब्रोंक्यूल्स, ये एल्वेओलाई, ये हमारी ब्लड वेसल, ठीक है ना, जहाँ से ब्लड पंप होता है। ये उनसे मैं ग्रीन कलर में बनाऊंगी, वो हमारी ऑक्सीजन है जो अंदर जा रही है, और ये वाली जो है वो CO2 है जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जो है ये किसके थ्रू अंदर बाहर जाता है? अंदर बाहर जाता है थ्रू ब्लड। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, 2019 के 20 का क्वेश्चन है ये नीट का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में से कौन करवाता है? आरबीसी। ये पूरा ये यहाँ तक लाइन पूछी गई थी हमसे नीट में। ठीक है, हमसे नहीं, मतलब जिन्होंने नीट के वाला दिया था उनसे, ये इंक्लूडिंग डैश, जैसे कि पूछा गया था डैश इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट डैश % ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय डैश इन द डैश। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये 4 मार्क्स का था, बट ये उस टाइम पे बच्चों ने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था जितना मैंने अभी तक सुना है। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस से या जहाँ से भी। आगे चलते हैं। The remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBCs. Okay, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरा जैसे रट जाना है यार, जैसे आप लोग फिल्म में रट जाते हो, के ड्रामाज रट जाते हो, वैसे ये भी रट जाना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए बस रीड करो और आगे बढ़ो। उसके बाद आगे आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लाल रंग का आयन Fe पिगमेंट है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयन कंटेनिंग Fe कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। ऑप्शंस में सकते हैं रिवर्सिबल। हाउ कैन ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कैन नॉट बाइंड ऑन एन ऑब्वियस। ठीक है, तो रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. हर hemoglobin में Hb में O4 होता है, 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. Oxygen hemoglobin से कैसे related है? Partial pressure of oxygen से। Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen and concentration and temperature are other factors which can interfere in this binding. अब आगे ये लाइन मैं अभी नहीं समझाऊंगी आपको, ये आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे ना मैंने वैसे एक पॉइंट लिखा है कि जैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन है उसमें क्या हाई होना चाहिए, क्या लो होना चाहिए, वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन विद दिस बाइंडिंग विद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। सिग्मोइड कर्व, ये देखो ये है सिग्मोइड कर्व। ऐसे शेप बना हुआ है ना, ये है सिग्मोइड कर्व। यार एक सेकेंड, ऐसे ये देखो, ये मतलब ऐसे शेप बनी हुई है, ध्यान से देखो, ये ऐसे है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सिग्मोइड कर्व। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, सॉरी हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अगर हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कौन सा कर्व दिख रहा है आपको 14.5, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli where there is high PO2, low PCO2, lesser H+ concentration and lower temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissues where low PO2, high PCO2, high H+ and high concentration exists, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin में mainly क्या होता है? ज़्यादा PO2, कम PCO2, कम H+ कंसंट्रेशन और कम ही टेम्परेचर। मतलब सब कुछ कम होगा एक्सेप्ट PO2। किसमें? ऑक्सीहीमोग्लोबिन में। और जिसमें लो होगा PO2
बाकी सब ज़्यादा होगा वो होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आगे वो भी लाइन आएगी, पढ़ते हैं। आगे लिखा है, कहाँ पे गई? दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। ये जो ऊपर वाला फैक्टर्स है, हाई PO2, लो PCO2, SRH+ कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, ये क्या क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन है, वो बाउंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से लंग सरफेस पर और डिसोसिएट हो जाती है टिश्यूज पर। वही जो मैंने अभी एल्वेलाई वाली डायग्राम बनाई थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे, चेक करो जाकर। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो ऑक्सीजन जो है 5 ml होती है, whereas आगे हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बार नीट में पूछी गई थी, ये वाली लाइन 2024 नीट में पूछी गई है, यही वाली लाइन, ठीक है। ये वाली नहीं शायद CO2 वाली पूछी गई थी कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड डैश ml ऑफ O2 या पता नहीं CO2 टू द टिश्यूज या तो टू द एल्वेलाई था अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि देखो अगर CO2 होगा तो एल्वेलाई होगा, अगर वो होगा क्या कहते हैं, अगर टिश्यूज होगा तो ऑक्सीजन होगा और CO2 होगा तो एल्वेलाई होगा। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बिनोहीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बिनोहीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। About 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of CO2. अब ये बाइंडिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऊपर वाली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। एक चीज और, ऊपर हमने पढ़ा था ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लेके जा सकती है। और नीचे लिखा एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। दोनों लाइंस को मिक्स मत कर देना। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हम पढ़ रहे थे, हाँ कहाँ थे? This binding is related to partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. Partial pressure of oxygen major factor है, जो कि ये भी important question है, इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार पेपर बहुत difficult आएगा, जैसा मैंने अभी तक सूत्रों के अनुसार सुना है। When PCO2 is high and PO2 is low as in the tissues में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है एंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। अभी हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी ना, ईच एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसमें हमने क्या समझते हैं? व्हेन PCO2, लेट मी चेंज द कलर, ये देखें ये कैसे, हाँ ये सही है। व्हेन partial pressure of carbon dioxide is high and PO2 is low as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high as in alveoli। आपको एक चीज़ याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन वाले में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन होती है फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन। ये जो सा हमने पढ़ना है, ये वाला पूरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज CO2 विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड टू द एल्वेलाई। वही बात हुई कि जो टिश्यूज से बाउंड हो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाउंड हुई थी हीमोग्लोबिन पर टिश्यूज से, वो डिलीवर होती है एल्वेलाई में। बड़ी अच्छी लाइन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन पर टिश्यूज से डिलीवर होती है एल्वेलाई में। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma too। RBCs में बहुत ज़्यादा concentration होती है एंजाइम कौन से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, और minute particles प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं। minute particles प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सा है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला इस बार 2024 नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोनिक एसिड, मतलब कौन सी ऐसा एंजाइम है जो इनमें हेल्प करता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, वन मोर थिंग, ये जो मैंने पूरा ब्लैक से हाईलाइट किया है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये नीट 2024 में पूछा गया। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड फॉर्म्स HCO3 नेगेटिव एंड H+। ये वही जो से पूरा हाईलाइटेड है ना, उसे एक्सप्लेन किया गया है कि जब यार हमने H2CO3 से मेनली देखना है, किसे देखना है? H2CO3 से। H2CO3 जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, जब PCO2 ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड फॉर्म्स HCO3 नेगेटिव और H+। CO2 जब ज़्यादा होगा तो ये बनाएगा, जब CO2 कम होगा तो ये बनाएगा, CO2 निकल जाएगा, ठीक है। एल्वेओलर साइड पे ये जो है ये एल्वेओलर साइड पे है, और ये जो है ये टिश्यू साइड पे है, ठीक है। टिश्यू साइड हमने क्या सुना था, पढ़ा था अभी पीछे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और PCO2 ज़्यादा होती है, और दूसरे वाले में एल्वेओलर साइड पे जो है हमारी
O2 हाँ PO2 ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे यही वाली लाइन आगे जो मैंने ऊपर सबसे ऊपर बताई थी, every 100 ml of deoxygenated blood delivers around 4 ml of CO2 to the alveoli. Regulation of respiration. Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. This is done by the neural system. A specialized center present in the medulla region or by the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons region of the brain called pneumatic center can moderate the functions of the respiratory rhythm center. Neural signal from the center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. Chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Respiratory receptors associated with the aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiration rhythm is quite insignificant. Okay, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसमें मेडुला और पॉन्स के बारे में बताया। मेडुला जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाती है, पॉन्स जो है निमोटेक्सिक सेंटर कहलाता है। वो न्यूरल सिग्नल्स जो है पॉन्स के जो उनसे न्यूरल सिग्नल है वो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। हाय राधे, मैं कितना बोल गई, एकदम ही कितना ज़्यादा बोल गई है ना, धीरे धीरे बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, कॉल्ड न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स जो इस सेंटर से आते हैं वो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वो क्या रिड्यूस करते हैं? इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन, और ऑल्टर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और क्या ऑल्टर करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center. Chemosensitive area जो है वो कहाँ पर situated होता है? Adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2, जो बहुत ज़्यादा sensitive है कार्बन डाइऑक्साइड को। Sensitive क्या होता है यार? Sensitive होता है कि हाय मेरे पास आ जाए, कितना क्यूट सा है, सेंसिटिव सा है, मतलब टच करते ही वो पिघल जाए, टच करते ही उसके जैसे होते नहीं, कई लोग थोड़ा सा भी अगर बाहर चले गए तो उन्हें पिंपल्स आ जाएंगे। सो उनकी स्किन हम कहते हैं सेंसिटिव है, वही सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस, मतलब आ गए तो उनका काम खराब। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट द सेंटर व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। Receptors associated with aortic arc and carotid artery can also recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. Receptors जो associated होते हैं aortic arc और carotid artery से, वो recognize कर लेते हैं changes जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ concentration में आई है, और उसके लिए necessary signals जो है वो send कर देते हैं rhythm center for rhythm center यानी medulla region को, ठीक है। Disorders of respiratory system, disorders asthma, कई लोग कहते हैं अस्थमा, इन्हें अस्थमा हुआ है, इसे अस्थमा हुआ है। It's not asthma bro, it's asthma. What is it? Asthma. Asthma, ठीक है। asthma is difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। तो asthma जो है वो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी बोलता है कि डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में भाई, जो क्या कॉज करता है? wheezing, causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged। emphysema क्या है? मतलब asthma यार, जब हम देखते नहीं पंप सा लेके वो अपने आप को सांस दे रहे होते हैं, ठीक है, उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लामेशन हुई होती है, ठीक है, जो bzz bzz की आवाज़ दे रहा होता है। सांस जब वो रात को ले रहे होते हैं ना, उनकी सांस नहीं आ रही होती। हम कैसे सांस लेते हैं? वो कैसे लेते हैं? ऐसे, क्योंकि मैंने देखा है सीरियल्स में, फिल्म्स में, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद एम्फेसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वेओलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू व्हिच रेस्पिरेटरी सर्विसेज डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सीक्रेट स्मोकिंग। जो भी ज़्यादातर सीक्रेट स्मोक करते हैं हम उन्हें क्यों मना करते हैं? क्योंकि यार उससे एम्फेसीमा होता है। एम्फेसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक्यूट नहीं है, इट्स अ क्रोनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वेओलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाता है। ये एम्फाइसीमा का आया था, और एक अगला था फैक्ट्री वर्कर्स, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें एग्जाम्पल आती है फैक्ट्री वर्कर्स की कि उन्हें हमेशा मास्क पहनकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सीक्रेट स्मोकिंग। एम्फाइसीमा की मेजर जो वो है, क्या कहते हैं, कॉज, वो है सीक्रेट स्मोकिंग। क्या है वो? सीक्रेट स्मोकिंग। ये सीक्रेट स्मोकिंग एम्फाइसीमा की। एजमा की एक कीवर्ड है वीजिंग। कीवर्ड मतलब याद रखने का तरीका, लाइन में आ जाता है ना, जैसे कि विच डिजीज़ इज, मतलब हमारे जो जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी वहाँ पे बहुत बार आता था विच डिजीज़ कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। मैंने याद रख रखा था वीजिंग, जिसमें वीजिंग शब्द आ गया वो एजमा, जिसमें सीक्रेट स्मोकिंग आ गया या रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हुआ आ गया तो एम्फाइसीमा, ठीक है। जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स या मास्क वगैरह का काम आ गया, हो गया ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें आपको पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप जस्ट एक एग्जाम्पल याद रख लो, फैक्ट्री वर्कर्स। क्या एग्जाम्पल है मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। सो गाइस समरी में पढ़ना ज़रूर पढ़ना अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि समरी में
पूरी रट कर जाती थी। रट कर ना यार, क्या जाना, जो समझा वही लिखा होगा समरी में, ठीक है। एक बार पढ़कर देखना, अगर कुछ ना समझे तो यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार हर बार एक ही चीज़ बोल बोल के मैं थक जाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, जो देखता है वो प्लीज़ लाइक करके जाओ, कमेंट करो अगर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, और अगर सब समझ आया तो हमें कुछ अच्छा से कमेंट करके जाओ ना यार, ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन अप हो जाए। मुझे तो यार मोटिवेशन नहीं आता जब आप लोग देख जाते हो पर कमेंट नहीं करके जाते। चलो बाय गाइज, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।